हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर एनवायरनमेंट आवर एनवायरनमेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 5 मार्क्स क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। और यही नहीं, फर्स्ट टर्म के जो सिलेबस है उसमें ये आपका लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसको देख लेना। और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है। इस चैप्टर को अगर आप आज की वीडियो अच्छे से देख लेते हो एंड तक, तो आपके 5 मार्क्स आराम से आ जाएंगे बहुत इजीली। और इस वीडियो के अलावा आपको और एक्स्ट्रा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। एक वर्ड आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। कि हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। ठीक है। अब इकोसिस्टम में हमने कहा कि दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरैक्ट करते हैं आपस में, और जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास। तो अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम की बात करें, तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलके बना हुआ कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ जिसे हम नॉन लिविंग कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। अब कंप्राइजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम आप अपने आसपास की बात करें तो जो ट्रीज़ हैं वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो वो आपके बायोटिक फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। फिर ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब आपके क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर क्या है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, वाटर, ये सभी क्या है, एबायोटिक फैक्टर। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम मिलते हैं जो हमारे आसपास आप देखो तो फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, ठीक है, रिवर, ये सब अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होते हैं। मेनली दो मेजर फॉर्म में हम उसे डिवाइड करते हैं। पहला जो नेचुरली अकरिंग है, इट इज़ नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम। तो इन दिस इकोसिस्टम द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़ अकर्स फ्रीली इन द नेचर। कि वो नेचर में फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल है किसके, नेचुरल इकोसिस्टम के। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, जिसमें ह्यूमन खुद एक इकोसिस्टम बनाता है। जैसे हमारे आसपास का गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, या एक्वेरियम, ये सब क्या कहलाते हैं, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर मेड टू इंटरैक्ट विथ ईच फॉर सर्वाइवल, जिसमें ह्यूमन आसपास एक एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हो गया आपका क्रॉप फील्ड, गार्डन और एक्वेरियम। क्लियर। तो इकोसिस्टम क्या होता है, उसके बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, नेचुरल इकोसिस्टम और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जैसे ये फॉरेस्ट है तो ये नेचुरल इकोसिस्टम है, ये आपका एक्वेरियम है तो ये मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, ये लेक है तो ये भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो इन इकोसिस्टम्स में बायोटिक फैक्टर्स रहते हैं तो उसमें अब क्या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं मेजर 3 कैटेगरी में। एक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस करें, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। और किस प्रोसेस से, बाय द फोटोसिंथेसिस। ये आपने अच्छे से पढ़ा है पुरानी क्लासेस में। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ये प्रोड्यूस करते हैं फूड को, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स।
ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हमारे आसपास हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सब को क्या कहा जाता है, कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया को नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। फिर है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, कि जो प्लांट के प्रोडक्ट्स बनते हैं या तो डायरेक्टली हम उन पर डिपेंड होते हैं या इनडायरेक्टली। तो दे आर, और इनडायरेक्टली किस चीज़ के लिए, फॉर फूड एंड फीड ऑन अदर आर कॉल्ड कंज्यूमर। या तो डायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंड है या इनडायरेक्टली अगर हम प्लांट पर डिपेंड है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, दे आर नोन है, प्लांट या प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, दे आर नोन एज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं। फिर है होलोजोइक। होलोजोइक जो इसमें होता है होलोजोइक में कि ऑर्गेनिज्म पूरे फूड को इनगल्फ करते हैं और फिर उसका डाइजेशन करके तब एनर्जी प्राप्त करते हैं। और इसमें ह्यूमंस जो हैं वो होलोजोइक होते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सभी होलोजोइक में आते हैं। और अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो अमीबा आपने पढ़ा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें। पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ जो है उसमें भी होता है। फिर है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनके बॉडी में रह के उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, दे आर नोन एज पैरासाइट्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, वो कहलाता है डीकम्पोजर्स। और ये क्या करते हैं, डेड रिमेन्स को कन्वर्ट करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होता है कि जो डेड और डिकेइंग पार्ट जो सॉइल में मिला दिया जाता है, जिसमें मिनरल बहुत हाई अमाउंट में रहता है, और उनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो डीकम्पोजर्स में आते हैं, दे आर फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे आर कम्स अंडर डीकम्पोजर्स। तो मेनली डीकम्पोजर्स फंजाई और बैक्टीरिया होता है। और डीकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में। और जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, अलग अलग जो जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है, इन सब को पूरी तरह से मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है डीकम्पोजर्स का। क्लियर? नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया, फिर कंज्यूमर्स। अच्छा, ये आप ध्यान रखना, एल्गे। एल्गे भी, अगर प्लांट के अलावा एल्गे भी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट फूड। फिर है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स ये आपके एनिमल्स हो गए, कीड़े, ह्यूमंस, ये सभी कंज्यूमर्स में आते हैं। और डीकम्पोजर्स जो डिग्रेड करते हैं, जैसे ये मशरूम आप देख रहे हो, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है। और ये बैक्टीरियाज, ये भी क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट है फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है कि अब हमने कहा कि सब एक बनाता है, एक कंज्यूम करता है। अब किस तरह से ये फ्लो होता है, किस तरह से चेन बनती है, तो फूड चेन कहा जाता है द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल, दे फॉर्म्स अ फूड चेन। ठीक है, अब जैसे यहाँ है, अगर आप बात करें प्लांट्स या ग्रास को डियर ने खाया तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स, ये हो गया कंज्यूमर, और फिर इसको इसने खाया तो ये भी कंज्यूमर है। लेकिन अब इसमें इसको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। अब अगर टाइगर को देखो तो ये डायरेक्टली तो प्लांट पे डिपेंड नहीं है, बट इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि अगर प्लांट नहीं रहेगा तो डियर नहीं रहेंगे, डियर नहीं रहेगा तो टाइगर क्या खाएगा। तो इस वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी किस पे डिपेंडेंट करता है, प्लांट पे। ठीक है, और यही तीनों मिलके बनाते हैं एक फूड चेन। और हर एक स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन जो है उसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। जो इनिशियल प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे थे। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो कि होते हैं प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। फिर जो हर्बीवोरस, जो डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम करते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोरस। और प्राइमरी कंज्यूमर्स, और इनका जो ट्रॉफिक लेवल होता है, इट इज़ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद स्मॉल कार्निवोरस, या स्मॉल कार्निवोरस जैसे आपके स्नेक हो गया, इस केस में फ्रॉग, ये स्मॉल कार्निवोरस हो गए, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये नॉर्मली थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होता है। और जो लार्जर कार्निवोर है और बड़ा कार्निवोर, वो टर्शरी कंज्यूमर होता है और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाता है। तो मोस्टली अगर आप देखो तो
4 या 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते एक फूड चेन में। उसका कारण क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ था कि एक फूड चेन में 3-4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते या उससे होने के क्या नुकसान है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट अगर हम यहाँ देखें, इसमें ये 1, 2 और 3 ट्रॉफिक लेवल ही हैं। तो एक फूड चेन में ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हमेशा 3 ही हो या 4 ही हो या कम ही हो। एक फूड चेन में 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं, लेकिन आइडियली 3 से 4 बेस्ट रहता है। उसका कारण क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट 10% लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। 10% लॉ क्या होता है? सबसे पहले अब जो हम खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं बताओ? तो खाना हम खाते हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए, ठीक है। और हमको एनर्जी मिलती है किससे? खाना खाने से। लेकिन जो फूड हम खाते हैं वो प्लांट से जो हमें प्राप्त होता है। तो जो फूड प्लांट जो बनाता है, प्लांट कहाँ से एनर्जी लेता है? तो आपको पता है प्लांट जो है वो किससे एनर्जी लेता है? सन से। और सन के एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, और फिर वो कन्वर्ट करता है उसको केमिकल एनर्जी में, जो कि फूड के थ्रू हमारे बॉडी तक पहुंचता है। ये क्लियर है आपको? तो सन क्लोरोफिल क्या करता है? जो सन की एनर्जी है, ये जो फोटो एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करता है किस में? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये केमिकल एनर्जी फिर फूड के थ्रू हमारे बॉडी तक आता है। लेकिन क्या सन का कितना % एनर्जी वो ट्रैप करता है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखना 10% लॉ क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के, उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन के कितने % एनर्जी को कंज्यूम करते हैं? 1%। द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो कि उनके लीव्स पे गिरती हैं और फिर वो उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 1% है, तो 10% लॉ क्या होता है? तो सन के एनर्जी का प्लांट 1% ही कंज्यूम करता है। पर अब प्लांट के बाद जितने भी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो जब भी ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट और दोबारा एनवायरनमेंट में चली जाती है। लेकिन सिर्फ डाइजेशन, कुछ अमाउंट्स डाइजेशन में चला जाता है वर्क करने में, और रेस्ट जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है। अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो ओनली 10% एनर्जी जो है फूड जो खाते हैं वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाता है। इज टर्न इनटू इन इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाती है, और इसी को हम 10% लॉ कहते हैं। जो 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ प्रेजेंट एज ईच स्टेप, कि हर एक सक्सेसिव लेवल पे पुराने ट्रॉफिक लेवल से ओनली 10% एनर्जी ही अवेलेबल होता है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें, ये आपका प्रोड्यूसर सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और एनर्जी इस तरह से फ्लो करती है। और अगर आप देखो तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। नीचे एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर एनर्जी कम है। और ये यहाँ पे किस वजह से हो रहा है? ये 10% लॉ की वजह से। क्लियर है? अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि ओनली 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही अधिकतर उसमें क्यों होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स तक। तो फूड चेन जनरली 3 या 4 स्टेप्स से मिलके बना होता है। क्यों? क्योंकि द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट अ वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल, कि 4 ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी बहुत ही कम बचती है। इस वजह से एक फूड चेन में मोस्टली 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे इसने सन जो है वो 100 जूल एनर्जी दे रहा है, और प्लांट्स ने इसका कितना लेते हैं? 1%। 1% 100 का कितना हो गया? 1 जूल, ठीक है। उसके बाद इसका 10%, तो ये 0.1 जूल आया। फिर इसका 10% 0.01 जूल, और फिर ये 0.001 जूल। अब इसके बाद और आएगा तो और 0.001 आ जाएगा। तो बहुत कम एनर्जी अवेलेबल होगी, इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि एनर्जी रेगुलरली कम हो रही है, 10%
लॉ के अकॉर्डिंग, और सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए। इस वजह से 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होना काफ़ी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? अब फूड चेन तो एक स्ट्रेट चेन हमने पढ़ा, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही तो नहीं खाता। जैसे अगर लॉइन की हम बात करें तो लॉइन ऐसा तो नहीं है कि ग्रास को डियर ने खाया और डियर को लॉइन ने खाया। अब डियर को टाइगर भी खा सकता है, या और भी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को टाइगर खा सकता है, और भी ऑर्गेनिजम्स को खाता है, जो कि हो सकता है प्राइमरी ना हो के सेकेंडरी कंज्यूमर हो। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे आसपास जो फूड सोर्सेस में, फूड चेन में, तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को, जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की, वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ईच ऑर्गेनिज्म जनरली, हर एक ऑर्गेनिज्म जनरली 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, और इस वजह से, और फिर वो भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स से उसको खाते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ दिया है, मान लो ग्रास है, तो ग्रास को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म खाएंगे। ग्रास को रैबिट भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, इस ग्रास को ग्रास होपर भी खा रहा है। अब इस माउस को मान लो आउल ने खाया, ठीक है, लेकिन आउल को तो कोई नहीं खा रहा, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। लेकिन अब इस ग्रास को क्या कहते हैं, ये चील ने भी खाया। ठीक है, उसके बाद इस माउस को ये फॉक्स भी खा सकता है, रैबिट को भी फॉक्स खा सकता है। फिर ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉग खा सकता है, ये चील जिसे हम कहते हैं। फिर ग्रास होपर को बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने खाया, फिर स्नेक को स्नेक खाया। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं फूड चेन। नेचर में इतना सिंपल फूड चेन अवेलेबल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स फूड चेन होता है। और उसका कारण भी है कि अगर एक सिंपल फूड चेन होगा, मान लो ग्रास को सिर्फ रैबिट ही खाएगा और रैबिट को सिर्फ फॉक्स ही खाएंगे, तो बाकी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फॉक्स सिर्फ रैबिट पे डिपेंड करेगा, तो रैबिट ख़त्म होने के बाद तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और रैबिट फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है कि फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है, और इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट चेन जो रिलेशनशिप होता है वो एक सीरीज़ ऑफ ब्रांचेस में बना होता है, और इसी को हम कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब इज़ द रिलेशनशिप्स ऑफ फूड चेन इन अ सीरीज ऑफ ब्रांचेस, इट इज़ कॉल्ड फूड वेब। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, अब है लिमिटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो। जो अभी हमने पढ़ा है एनर्जी फ्लो है, सनलाइट से प्रोड्यूसर में जाता है 1%, इससे 10%, फिर 10%, फिर 10%। अच्छा, जो प्रोड्यूसर्स के बाद होते हैं उनको कहा जाता है हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। हर्बीवोरस को जो खाते हैं दे आर कॉल्ड कार्निवोरस या स्मॉल कार्निवोरस, और फिर जो उनको खाते हैं दे आर कॉल्ड टॉप कार्निवोरस। अब फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी जो कि कैप्चर होते हैं ऑटोट्रॉप मीन्स प्रोड्यूसर्स के द्वारा, वो दोबारा वापस सनलाइट में नहीं जाते, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। और एनर्जी जो अवेलेबल होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे वो डिमिनिश्ड हो जाती है प्रोग्रेसिवली। 90% तो यूज़ ही हो जाता है, सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल तक पहुँच पाता है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। क्लियर? नाउ अब है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हमने कहा एनर्जी तो लॉस हो रही है हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, लेकिन क्या कोई चीज़ ऐसी है जो एक्यूमुलेट हो रही है या आगे तक बढ़ रही है? तो अगर जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है या टॉक्सिक केमिकल्स की हम बात करें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे, जैसे वाटर में हमारा काफ़ी कम है, इसको बहुत सारे वाटर में ये जू प्लैंकटॉन्स हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे कीड़े जो प्लांट्स में रहते हैं, उसके अंदर कंज्यूम हुआ, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड नहीं हुए, तो छोटे मोटे कीड़ों के बॉडी में वो डिपॉजिट होके रह गए। फिर कुछ स्मॉल फिश ने खाया, तो अब क्योंकि इसमें भी डिपॉजिट थे तो वो पूरा का पूरा फिर स्मॉल फिश में गया, क्योंकि वो केमिकल्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो फिर स्मॉल फिश में जाके एक्यूमुलेट हो गए। फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया तो उसमें एक्यूमुलेट हो गए। लार्ज फिश को फिर यहाँ पर अगर बात करो ईगल ने खाया तो फिर उसके अंदर और एक्यूमुलेट हो गए। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हर एक सक्सेसिव लेवल पे इनका लेवल जो है वो बढ़ते जाता है, और यहाँ कोई एक ऐसा फिक्स नहीं है कि 10% बढ़ता है, 20%, ओवरऑल बढ़ते ही जाता है। ठीक है, तो
in the tissues of organism. So the increasing concentration of substance such as toxic chemical in the tissue of organism at successive higher levels in a food chain is known as biological magnification. और इसी प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसीलिए अगर हम केमिकल्स मान लो यूज़ करें अपने क्रॉप्स के लिए तो वो घूम फिर के हमारे बॉडी तक ही पहुंचता है, क्योंकि मान लो क्रॉप्स का इस्तेमाल किया, क्रॉप में आपने डीडीटी या कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया तो वो क्रॉप से सॉइल में गया, सॉइल से फिर वो रिवर सिस्टम में पहुंचा, रिवर सिस्टम से फिर वो फिश में, फिश को अगर आप खाओ तो आपको वहाँ से मिल जाता है। या और भी अलग अलग तरीक़ों से ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक बढ़ता जाता है और इसी को कहते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब ह्यूमन बींग्स क्योंकि टॉप लेवल ऑफ फूड चेन पे होते हैं इसीलिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन केमिकल्स का एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में। इसीलिए फूड ग्रेन्स जैसे वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट्स इसमें और पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू बचे रह जाते हैं। इसलिए हमें पेस्टिसाइड्स कम से कम खाना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक से क्या होगा कि वो बायोडिग्रेडेबल यूज़ करेंगे हम मैन्योर्स, और बायोडिग्रेडेबल यूज़ करेंगे तो एक्यूमुलेट नहीं होगा और हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर। नेक्स्ट अब है ओजोन लेयर। ये आपके लिए बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओजोन लेयर 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझ लो। अब ओजोन लेयर, ओजोन क्या होता है? एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है O3। और ओजोन लेयर का मतलब क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के जो आउटर पार्ट है उसमें एक गैस की लेयर है, उस गैस का नाम है ओजोन। ठीक है, तो और ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बनता है इसका मॉलिक्यूल और ये पॉइजनस गैस होती है, इट इज़ पॉइजनस गैस। और ये हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है और इसका लेकिन हमारे अर्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या करता है? इट शील्ड अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। जो अर्थ सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है उससे अर्थ के सरफेस को बचाता है। और क्यों अगर नहीं बचाएगा तो क्या होगा? तो ये रेडिएशंस हमारे लिए हाईली डैमेजिंग होती हैं और स्किन कैंसर तक कॉज कर सकती हैं। तो उससे हमको बचाने का काम करता है ओजोन। और ओजोन जो है वो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है और वो बनता कैसे है? जो यूवी रेडिएशंस ऑक्सीजन पे वर्क करती हैं, तो यूवी रेडिएशंस में क्योंकि एनर्जी होती है तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती हैं और स्प्लिट करके फ्री ऑक्सीजन एटम बना देती है। अब ये फ्री ऑक्सीजन एटम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आसपास ऑक्सीजन O2 एटम है और इसको फ्री ऑक्सीजन एटम आ गया तो ये O2 और O मिलके O3 बना देते हैं। ठीक है, ये कंबाइन करके ओजोन। तो जैसे O2 है, इसको अल्ट्रावायलेट रेज ने डिग्रेड किया, ब्रेक किया, डिकम्पोज किया और फिर ये तुरंत, क्योंकि वेरी रिएक्टिव गैस होती है O, तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया ये बना लेता है ओजोन। तो इस तरह से ओजोन फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नाउ जैसे ये देखो, ये है आपका ओजोन लेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का जो लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में होता है। और फिर जैसे अल्ट्रावायलेट रेज ये आती हैं ये अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, नॉर्मल रेज को तो अंदर आने देता है लेकिन अल्ट्रावायलेट क्योंकि सन से ओजोन से टकरा के और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको स्प्लिट कर देती हैं और ओजोन लेयर फॉर्मेशन करती हैं, तो उनको बचाने का काम करता है। ठीक है। नाउ अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अब ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होता है? डिप्लीट का मतलब होता है कि पतला हो जाना, ख़राब हो जाना, क्षय हो जाना। तो ओजोन का जो अमाउंट ऑफ ओजोन है वो धीरे धीरे क्या देखा गया 1980s के टाइम पे कि धीरे धीरे वो शार्पली डिक्रीज़ कर रहा है। और इसका सबसे मेन कारण था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये एज ए रेफ्रिजरेंट्स, जो रेफ्रिजरेटर्स में या फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किए जाते थे। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्योंकि क्लोरीन होती है और जो अल्ट्रावायलेट ने जो एक ऑक्सीजन अकेला छोड़ा है, फ्री एटम है, तो क्लोरीन इसके साथ जाके जुड़ जाती थी क्योंकि क्लोरीन और भी ज़्यादा रिएक्टिव थी। तो अब ये ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ जुड़ गई तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा O2 के साथ, तो ओजोन बनेगा नहीं और इसी तरह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन होता है। तो 1987 में ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP हुआ था जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को प्रोडक्शन को कम किया जाए, जो 1986 में देखा गया उससे
कम किया जाए, उसके लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, और इन्होंने सक्सीड हो गए कि एक एग्रीमेंट करने में, ताकि फ्रीज़ किया जाए CFC को। और अब जो है फ़िलहाल, अब जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनी टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स। अब जो रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ करते हैं उसमें CFC नहीं होता। उसमें अगर आप बहुत बार देखोगे AC या फ्रिज में गैस जो आती है वो R34, अलग अलग तरह की गैस यूज़ होती है, तो वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स अब बनाए जाते हैं। क्लियर? नाउ अब है गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? तो गार्बेज रिफर्स टू द ट्रैश, वेस्ट मटेरियल एंड अनवांटेड और अनयूज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये अनयूज्ड प्रोडक्ट होते हैं जो हमने यूज़ कर दिया प्रोडक्ट, और उसके बाद अब हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं, तो उसको हम फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जो भी कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, इन सब को क्या कहा जाता है? गार्बेज। ठीक है, गार्बेज में दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक जो डिग्रेडेबल हो, एक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। तो जो डिकम्पोजर्स के थ्रू डिग्रेड हो सके उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो डिकम्पोजर्स के थ्रू डिग्रेड ना हो पाए दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब किचन वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पॉइल्ड फूड प्रोडक्ट्स, एनिमल वेस्ट, वेस्ट पेपर, ड्राइड लीव्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। या इसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल, वीड, कैटल वेस्ट, अदर वेस्ट, ये जनरली कुछ एग्जांपल्स है। अब इसमें बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक मटेरियल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्लियर? अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट या सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये कौन ब्रोक डाउन करता है? तो डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन कौन से? तो फंजाई और बैक्टीरिया। तो जो इनको डिकम्पोज कर पाते हैं जो वेस्ट, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल, और जो डिकम्पोज नहीं हो पाते दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम एक्शन कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बायोडिग्रेडेबल तो तब होगा जब वो सेपरेट होगा। जैसे हमारे घरों में आप देखते होगे, आप पॉलीथीन के अंदर मान लो आपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रख भी दिया, तो अब अंदर तब जा पाएगा ना जब पॉलीथीन डिग्रेड नहीं होगा, और इस वजह से बहुत बार पॉलीथीन की वजह से उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी डिग्रेड होने में टाइम लगता है उसको। इसीलिए हमको कहा जाता है जो आपके गार्बेज है उसको सेपरेट रखा जाए। ठीक है, और गार्बेज के लिए अलग अलग तरह के, अगर आप देखो ट्रैश बिन्स आते हैं, जिसमें जो ग्रीन कलर का ट्रैश बिन है उसमें कहा जाता है आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको अलग रखो। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको हम किस में रखते हैं? ब्लू कलर के कचरे के डब्बे में। तो ब्लू कलर का जो डस्टबिन है उसमें रखा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ग्रीन कलर में रखा जाता है बायोडिग्रेडेबल। और ये प्रैक्टिस आपको अपनानी चाहिए, ताकि, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, वो डिग्रेड तो जल्दी होंगे नहीं, तो उनका इस्तेमाल, उनको रिसाइकल किया जा सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। लेकिन जब वो बायोडिग्रेडेबल के साथ मिक्स हैं, तो अब आपने देखा होगा बहुत बार कूड़ा जब बीनते हैं उसके आसपास वो पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बॉटल्स को अलग करते हैं, क्योंकि उनको रिसाइकल किया जा सकता है और बाकी चीज़ें डिग्रेड हो सकती हैं। तो अगर आप अपने घर में ही ये चीज़ ट्राई करो, उसको अलग अलग करके रखो, तो हमारे आसपास साफ़ सुथरा जो है वो ज़्यादा रहेगा एनवायरनमेंट, और ईज़िली वो ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो ये था आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड इस चैप्टर में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चंस आंसर्स भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, एक दो बार और देख लो, इसमें से क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और इस चैप्टर के साथ आपका फर्स्ट टर्म में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर्स आने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद अब हम रेगुलरली टेस्ट पेपर्स जो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड हैं वो लाते रहेंगे, और प्रैक्टिस आप करते रहो। कोई भी डाउट, कोई भी आपको सजेशन हो, कोई कंप्लेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।